बोर्ड विजिबल है? यस मैम। देखो, आज हमें न्यू यूनिट स्टार्ट करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन लो। आपकी लास्ट यूनिट ही है डिस्ट्रीब्यूशन लो। देखो, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स होते हैं, है ना। कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो आपस में मिक्स हो जाते हैं। मान लिया मेरे पास दो लिक्विड हैं, ठीक है। वो क्या होता है, वो कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, जबकि कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर लेयर बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर एंड ऑयल, है ना। अब वाटर और ऑयल कैसे मिक्सचर है, इमिसिबल लिक्विड्स हैं। इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब आप दोनों की लेयर्स को अलग अलग बता सकते हो। मान लिया मैंने ये बीकर लिया, ठीक है, इसमें मैंने नीचे वाटर लिया, ऊपर इसके ऊपर ऑयल डाला, तो आपको ये दोनों लेयर अलग अलग दिखाई देंगी, है ना। अब मान लो मैं ले लूं वाटर, ठीक है, और एसिड, ठीक है, मैंने HCl एसिड लिया, तो क्या उनकी लेयर मुझे अलग अलग दिखाई देती है? नहीं, वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। यानी हमारे पास दो कैटेगरी बनती है अगर हम दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं। कौन सी? एक तो मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड्स का मतलब जो आपस में मिक्स हो जाए, और दूसरी कौन सी? इमिसिबल लिक्विड। हमें इस चैप्टर में इमिसिबल लिक्विड्स का सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। अब हमें ये समझ में आ गया इमिसिबल लिक्विड्स कौन से होते हैं, ऐसे लिक्विड जिन जो आपस में मिक्स ना हो और वो हमें अलग से दो लेयर शो हो, ठीक है। मेरे पास ये सिस्टम था, मैंने इसमें दो इमिसिबल लिक्विड्स ले लिए। अब मैंने क्या किया, इसमें एक सोल्यूट ऐड कर दिया। सोल्यूट आप लोगों को पता है क्या होता है, जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, रेडियल लिक्विड हो सकता है ना। अब वो सोल्यूट की प्रॉपर्टी ऐसी है, वो इस लिक्विड में भी डिसॉल्व हो सकता है और इस लिक्विड में भी डिसॉल्व हो सकता है। यानी जैसे मैंने मान लिया मेरे पास ऑयल और वाटर था, मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी। अब शुगर ऑयल में भी डिसॉल्व हो सकती है, वाटर में भी डिसॉल्व हो सकती है। तो जैसे ही मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी तो इसकी कुछ अमाउंट तो यहाँ डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, ऊपर वाले लिक्विड में, और कुछ अमाउंट क्या होगी, नीचे वाले लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक, अब नर्नस ने क्या किया, इस टाइप के सिस्टम क्रिएट करे और उन्होंने ये देखा कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन ऊपर वाले लिक्विड में और नीचे वाले लिक्विड में किस रिलेशन में होती है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ फर्स्ट फेज, ये अब अगर मैं फर्स्ट लिक्विड बोलूं, यहाँ पे मान लो उन्होंने कंसंट्रेशन निकाली कि भाई इतने कंसंट्रेशन का यहाँ पे सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, सेकंड फेज में निकाली कि इतने कंसंट्रेशन में यहाँ सोल्यूट प्रेजेंट है। तो उन्हें पता चला कि ये जो सोल्यूट का दोनों का डिसोल्यूशन है, भाई दोनों सॉल्वेंट में जो सोल्यूट डिसोल्व हो रहा है वो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता है, और दोनों की कंसंट्रेशन का अगर हम रेशो ले लें तो वो क्या आता है, हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। यानी अगर एक सोल्यूट को हम दो इमिसिबल लिक्विड के सॉल्वेंट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, ठीक है, तो सोल्यूट अपने आप को इक्विलिब्रियम में इस्टेब्लिश कर लेता है दोनों सॉल्वेंट में, और दोनों में कंसंट्रेशन का जो रेशो होता है वो क्या रहता है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहता है। लेकिन आपको पता है कि अगर मैं किसी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर दूं तो उसकी सॉल्युबिलिटी इफेक्ट होती है ना। तो ये जो कंडीशन है ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या गिवन टेम्परेचर पर या कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही वैलिड रहती है। और प्लस कि सोल्यूट इन दोनों फेसेस में अपनी सेम मॉलिक्यूलर स्टेट में प्रेजेंट हो। सेम मॉलिक्यूलर स्टेट का मतलब कि ना तो एसोसिएशन हो ना ही डिसोसिएशन हो। तो नर्नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, अ सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ
between the two immiscible solvents in contact with each other in such a way that at the equilibrium the ratio of concentration of the solute in two layers is constant at given temperature, provided that the molecular state of the solute is same in both the solvent. ठीक, तो अब हमारे पास क्या फॉर्मूला आया कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन सॉल्वेंट ए डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन सॉल्वेंट बी। हमने इसको C1 मान लिया, इसको C2 मान लिया। ये क्या आएगी, एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी जिसका नाम हमने क्या बता दिया, पार्टीशन कोफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। आया समझ में? यस मैम। फिर अब हमें देखना है कि जो हमारा ये पार्टीशन कोफिशिएंट है ये किन किन फैक्टर से अफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये 3 फैक्टरों से अफेक्ट हो जाता है, यानी 3 फैक्टरों पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट। सेकंड क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड पेयर। थर्ड क्या है, टेम्परेचर। अब देखते हैं इन पे कैसे करता है। सबसे पहले है नेचर ऑफ सोल्यूट। हमने क्या किया, लिक्विड पेयर जो हम ले रहे थे दो इमिसिबल लिक्विड्स का, वो हमने सेम रखा, ठीक, और सोल्यूट को चेंज कर दिया। तो क्या हमारे पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू चेंज हुई? हमने ये एक्सपेरिमेंटली चेक किया। कैसे? हमने वाटर और बेंजीन का कॉम्बिनेशन किया। भाई वाटर और बेंजीन भी कैसे हैं, 2 इमिसिबल लिक्विड्स हैं। सबसे पहले हमने उसमें बेंजोइक एसिड डिसॉल्व कर दिया। अब बेंजोइक एसिड दोनों में डिसॉल्व हो जाता है, वाटर प्लस वाटर में भी और बेंजीन में भी, तो उसका पार्टीशन कोफिशिएंट आया 0.0274। फिर हमने क्या किया, लिक्विड सेम रखे, वाटर और बेंजीन। अब की बार क्या डिसॉल्व किया, सक्सीनिक एसिड, तो पार्टीशन कोफिशिएंट क्या आया 0.096। ठीक, अब आप ये देखो कि हम जैसे ही हमने सोल्यूट की वैल्यू चेंज की है, पार्टीशन कोफिशिएंट चेंज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि देखो डिफरेंट सोल्यूट्स की डिफरेंट सोल्युबिलिटी होती है। भाई जो डिफरेंट सोल्यूट है वो डिफरेंट सोल्युबिलिटी से डिसॉल्व करेंगे। अब बेंजोइक एसिड की वाटर और बेंजीन में सोल्युबिलिटी कुछ है, सक्सीनिक एसिड की वाटर और बेंजीन में सोल्युबिलिटी कुछ है, तो उतनी ही तो कंसंट्रेशन उसमें प्रेजेंट होगी। तो उससे ही क्या होगा, हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट डिफर कर गया। इसका मतलब पार्टीशन कोफिशिएंट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सोल्यूट्स। नेक्स्ट आपका है नेचर ऑफ लिक्विड पेयर। अब की बार हमने क्या किया, लिक्विड पेयर को चेंज कर दिया, सोल्यूट क्या रखा, सेम। सबसे पहले हमने क्या लिया, वाटर एंड ईथर। अब हमारे पास वाटर एंड ईथर दो इमिसिबल लिक्विड्स है, हमने उसमें सक्सीनिक एसिड ऐड किया, तो हमारे पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आई 5.423। ठीक है, अब फिर हमने क्या किया, लिक्विड पेयर चेंज कर दिया, क्या ले लिया, वाटर प्लस बेंजीन, और उसमें सक्सीनिक एसिड ऐड किया, तो हमारे पास कितनी पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू आई 0.093, है ना। तो अब देखो सोल्यूट सेम रखते हुए भी अगर हम लिक्विड पेयर चेंज कर देते हैं तो हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट क्या आ रहा है, डिफरेंट। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर सोल्यूट की भी वैल्यू फॉर डिफरेंट लिक्विड क्या होगी, डिफरेंट होगी। ऐसे ही नेक्स्ट फैक्टर है आपका टेम्परेचर। ठीक है, देखो सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी सॉल्वेंट की, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट होती है, लेकिन जैसे ही आप सेम सॉल्वेंट के लिए भी टेम्परेचर चेंज करते हो तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। अब सॉल्युबिलिटी चेंज हो रही है तो पार्टीशन कोफिशिएंट चेंज होगा विद टेम्परेचर से। अब कितना पार्टीशन कोफिशिएंट चेंज होता है, इसको हम स्टडी करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट की हेल्प से। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, द चेंज इन वैल्यू ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट के से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सिस्टम बनाया दो इमिसिबल लिक्विड्स का, वाटर और ईथर का, ठीक है, उसमें एसिटिक एसिड ऐड कर दिया। अभी जो मैंने ये सिस्टम बनाया, ये कितने पे बनाया, 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो मेरा पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू कुछ भी आई होगी। फिर मैंने क्या किया, 1 डिग्री सेल्सियस
राइज कर दिया टेम्परेचर, यानी अब क्या कर दिया 26 डिग्री। और जो पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू आई अब कुछ नहीं आई, दोनों का डिफरेंस जो लिया वो हमारा क्या आया, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ऐसे ही हमने सक्सेनिक एसिड के लिए करके देखा, तो हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट भी क्या आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। आया समझ में? Yes, ma'am. नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, ये तो इसने जैसा हमें थ्योरी दी तो हमने इसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया कि क्या ये लॉ वैलिड है या नहीं है, और वैलिड है तो कौन कौन से सिस्टम के लिए कैसे वैलिड है। हमने क्या किया, 3 डिफरेंट बोटल्स प्रिपेयर की है सबसे पहले। ठीक है, 3 डिफरेंट बोटल्स प्रिपेयर करी, और 3 डिफरेंट बोटल्स में हमने क्या किया, 2 इमिसिबल लिक्विड लिए। ठीक है, कौन कौन से, CCl4, ठीक है, और वाटर। ऐसे मैंने 3 बोटल्स बना ली। ठीक है, मैंने क्या किया, CCl4 और वाटर के ऐसी 3 डिफरेंट डिफरेंट बोटल्स बना ली। अब मैंने इसमें क्या किया, आयोडीन ऐड कर दिया। ठीक है, लेकिन जो मैंने इन तीनों बोटल्स में आयोडीन ऐड किया वो क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन का किया। ठीक है, अब CCl4 और वाटर इमिसिबल लिक्विड है, आयोडीन CCl4 में भी डिसॉल्व हो सकता है और वाटर में भी डिसॉल्व हो सकता है। ठीक, तो यहाँ ये क्या करना लेगा, एक इक्विलिब्रियम सिस्टम बना लेगा, मतलब कुछ अमाउंट इसमें भी डिसॉल्व हुई होगी, इसमें भी डिसॉल्व हुई होगी, इसमें भी और इसमें भी। ऐसे ही मैंने इन्हें शेक करके तीनों बोतलों को रख दिया। शेक करके रख दूंगी थोड़ी अनडिस्टर्ब, तो क्या होगा, ये दोनों लेयर सेपरेट आउट हो जाएंगी, क्योंकि इमिसिबल है, मिक्स तो हो नहीं सकती, सेपरेट आउट हो जाएंगी। अब क्या हुआ होगा भाई, आयोडीन की कुछ अमाउंट CCl4 में भी डिसॉल्व हुई होगी, वाटर में भी हुई होगी। ये मान लिया मेरी फर्स्ट बोतल है, ये सेकेंड बोतल है, ठीक, ये मेरी थर्ड बोतल है। अब मैंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम है इसमें आईटी की। अब मुझे क्या करना है, पिपेट आउट करनी है। ठीक है, क्या किया मैंने, इस ऊपर वाली लेयर्स में से एक नॉन लिक्विड अमाउंट पिपेट आउट कर ली। यानी आपको पता है पिपेट कितने की होती है, 20 ml की होती है, 25 ml की होती है। मान लिया मैंने इसमें से 20 ml पिपेट कर लिया इस लेयर में से, 20 ml पिपेट आउट कर लिया इस लेयर में से। ठीक, फिर मैंने क्या किया, इसे टाइट्रेट करा स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के लिए। आपने आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन करी ही है। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, जब आप टाइट्रेट करोगे, टाइट्रेट करते हैं तो हम नॉर्मली क्या निकालते हैं, नॉर्मेलिटी या स्ट्रेंथ, है ना। जब भी आप टाइट्रेशन करते हो तो नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, I2 की कंसंट्रेशन आ जाएगी। मैंने इस लेयर में से पिपेट आउट किया, इसको टाइट्रेट किया, तो इस लेयर में मेरे पास I2 की कितनी कंसंट्रेशन है, आ गई। फिर ऐसे ही मैंने वाटर की लेयर से पिपेट आउट किया, टाइट्रेट किया, मेरे पास I2 की वाटर में कितनी कंसंट्रेशन है, आ गई। ये काम मैंने तीनों बोतल के लिए किया। ठीक, तीनों बोतल के लिए किया और मैंने टेबल बनाई। फर्स्ट बोतल में मेरे पास इतनी आई, सेकंड में इतनी आई, थर्ड में आई इतनी आई। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इनका रेशियो लिया। पार्टीशन कोफिशिएंट यही तो होता है मेरा, कि भाई कितनी कंसंट्रेशन फर्स्ट लेयर में है डिवाइडेड बाय कितनी कंसंट्रेशन सेकंड लेयर में है। मैंने दोनों तीनों का यहाँ ऐसे तीनों केसेस का रेशियो लिया, तो मैंने देखा कि लगभग जो ये मेरा C1/C2 की वैल्यू है, ये क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। दैट मींस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, वैलिड। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारा रियल लाइफ में वैलिड है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो गया। आया समझ में? Yes, ma'am. फिर देखो, नेक्स्ट है कि अब हमें देखना है कि कौन कौन सी कंडीशन पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वैलिड है ना। अब मतलब ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हमें फुलफिल करनी ही पड़ेंगी ताकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या हो, वैलिड हो। और वो नहीं होंगी तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या हो जाएगा, इनवैलिड। तो ये क्या हो गई इसकी लिमिटेशंस। ठीक है, अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, K इज इक्वल टू C1/C2। तो फर्स्ट तो क्या है कि हमें टेम्परेचर शुड बी केप्ट कांस्टेंट, यानी हम ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जब तक हम हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैलकुलेट नहीं करते थे, तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करना पड़ेगा, वरना हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी और हमारा रिजल्ट
रॉन्ग आएगा, है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखो दोनों जो लिक्विड हैं, अगर हम उनमें सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। दो हमारे पास लिक्विड है, अब इसमें मैंने सोल्यूट ऐड कर दिया। अब मुझे पता है इस लिक्विड में सोल्यूट की टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगी, इसमें भी चेंज हो जाएगी, तो यानी दोनों में कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। अब कंसंट्रेशन चेंज हो गई तो पार्टीशन कोफिशिएंट डिस्टर्ब हो जाएगा, पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अच्छा, दूसरा क्या है कि दोनों सॉल्वेंट इमिसिबल या स्पेरिंगली सॉल्युबल होने चाहिए, यानी दोनों सॉल्वेंट अलग अलग लेयर बनाने वाले होने चाहिए भाई, अलग अलग आपस में मिक्स ना हो, दोनों की अलग अलग लेयर बने, दोनों इमिसिबल हो। अगर मिक्स हो जाएंगे तो कोई वो सिस्टम ही नहीं बनेगा, है ना। दूसरा क्या, तीसरा क्या है, जो आप सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो वो दोनों सॉल्वेंट, जो सॉल्यूट ऐड कर रहे हो वो दोनों सॉल्वेंट में क्या होना चाहिए? डिजोल्वेबल होना चाहिए, यानी जो आपने एक्स सोल्यूट ऐड किया है वो इसमें भी डिजोल्व होना चाहिए और इसमें भी डिजोल्व होना चाहिए। और दोनों जो ये सॉल्वेंट है, ठीक है, इनकी इमिसिबिलिटी या इनकी म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी, भाई ये दोनों आपस में मिक्स ना हो जाएं अगर मैं कोई और सॉल्वेंट ऐड कर दूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने देखा है जब आप कपड़े वॉश करते हो, है ना, एक्शन ऑफ सोप पढ़ा है ना, उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि ऑयल और वाटर को मिक्स कर, ऑयल और वाटर मिक्स हो जाए, है ना, क्लॉथ पे से जो ऑयल के आपके ऑयल या डर्ट लगी होती है वो वाटर में मिक्स होकर निकल जाए, इसलिए हम क्या कर देते हैं, सोप ऐड कर देते हैं, जिनसे उनकी इंटरफेशियल टेंशन कम हो जाती है ना। लेकिन अगर मान लो ऐसा ही सॉल्वेंट का हमारा सिस्टम यहाँ बन जाए, तो अगर ये दोनों लिक्विड आपस में मिक्स हो जाएंगे तो ये सिस्टम तो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी हमारे पास ऐसी कोई भी फिनोमिना नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है कि सॉल्यूशन आपके कैसे होने चाहिए? डाइल्यूट होने चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन तक ही क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वैलिड होता है। और फिफ्थ क्या है कि जो मॉलिक्यूलर स्टेट है सोल्यूट की वो दोनों सॉल्वेंट में सेम होनी चाहिए। अब इस बात का क्या मतलब है कि जैसे ये दो लिक्विड है, अगर यहाँ ये सोल्यूट एक्स अमाउंट में प्रेजेंट, एक्स फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहाँ भी एक्स फॉर्म में ही प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ एक्स टू प्रेजेंट हो और यहाँ एक्स थ्री प्रेजेंट हो, तो क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन लो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आया समझ में? Yes, ma'am. देखो नेक्स्ट क्या है कि अब ये तो था कि आइडियल कंडीशंस ऐसा होना चाहिए, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि ऐसा हो। तो अगर मान लो कोई सोल्यूट जाकर एसोसिएट हो जाए या डिसोसिएट हो जाए, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में मॉडिफिकेशन लानी पड़ेगी। देखो स्टार्टिंग में हमारा भाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, के इज इक्वल टू C1/C2। ये कब तक वैलिड है? जब तक सोल्यूट एसोसिएशन या डिसोसिएशन में नहीं जाता। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी एक लेयर में, लिक्विड की एक लेयर में वो एसोसिएशन में चला जाए, या दोनों लेयर में एसोसिएशन या डिसोसिएशन में चला जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ऐसा कैसे होगा, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट 4 केसेस है। ठीक, आज हम पहले फर्स्ट केस करते हैं। फर्स्ट केस का क्या है आपका, व्हेन सोल्यूट अंडरगो एसोसिएशन इन वन ऑफ द सॉल्वेंट, यानी किसी एक सॉल्वेंट में आपका सोल्यूट क्या जो कैसे जाता हो, एसोसिएशन में हो जाता है। एसोसिएशन का मतलब होता है कि सोल्यूट के कुछ पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बना लें। ठीक, तो ये आपका सिस्टम कैसा बनेगा, देखो दो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स है, इमिसिबल है। फर्स्ट वाला हमने नाम दे दिया फेज 1, सेकेंड वाला हमने नाम दे दिया फेज 2। अब मैंने इसमें सोल्यूट ऐड करा एक्स, आप क्या करेगा, आप अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा फेज 1 में भी और फेज 2 में भी, और एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेगा। अब फेज 1 में तो कोई चेंज नहीं है, सोल्यूट की कंसेंट्रेशन है C1। फेज 2 में क्या हुआ, ये एक्स जो हमारा सॉल्वेंट था इसके एन मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, एक्सएन मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो ये एक और इक्विलिब्रियम हमारे पास स्टैब्लिश हो गया। यानी फेज 1 में तो एक्स अपनी नॉर्मल स्टेट में ही प्रेजेंट है, लेकिन फेज 2 में क्या हो रहा है, एन मॉलिक्यूल्स एक्स के क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन कर रहे हैं और एक्सएन मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसका मतलब अब हमारे पास इस सिस्टम में दो इक्विलिब्रियम
एग्जिस्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। एक तो एक्स एक्स के बीच में, भाई XC1 कंसंट्रेशन से XC2 कंसंट्रेशन, एक तो इक्विलिब्रियम ये हो गया। एक कौन सा हो गया, ये एसोसिएशन वाला, ठीक है। यानी NX हमारे पास क्या बना रहे हैं, XN। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्विलिब्रियम को ट्रीट करना है। हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया कि टोटल कंसंट्रेशन है जो एक्स की इन फेज वन में वो C1 है, और टोटल कंसंट्रेशन इन सॉल्यूट इन एक्स इज फेज C2, ठीक है। बस यहाँ C1 प्रेजेंट है एक्स, और यहाँ C2 प्रेजेंट है एक्स। ये सारा एक्स है ना, जो इसमें भी जो एज ए एक्स भी प्रेजेंट है, जो NX भी प्रेजेंट है, एज ए XN भी प्रेजेंट है, ये सारा मिलके क्या है, C2 है। अल्फा हमने मान लिया डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। तो कंसंट्रेशन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितनी होगी, भाई कितनी मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होकर हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की रिएक्शन क्या थी, NX चेंजेस इनटू XN, ठीक है। ये थी हमारे पास, है ना, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है। हमें इस XN की कंसंट्रेशन निकालनी है। आपको पता है C2 की XC, यहाँ हमने क्या कहा, टोटल कंसंट्रेशन है कितनी, C2, ठीक है। कितने डिग्री से ये हमारे पास एसोसिएट हो रहा है, अल्फा, ठीक। ये कितने मॉलिक्यूल्स के लिए है, N मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर एक के लिए निकालेंगे कंसंट्रेशन तो कितनी आ जाएगी, 1/n इंटू C2 अल्फा। तो हमारे पास एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 1/n C2 अल्फा, ठीक। अगर ये इतनी हमारी कंसंट्रेटेड एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की है, तो जो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स जो फेज 2 में एज ए एक्स प्रेजेंट है, उनकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1 - अल्फा इंटू C2। भाई कितने, पहले यहाँ 1 थे, 1 में से अल्फा तो एसोसिएटेड हो गए, तो यहाँ कितने बच गए, 1 - अल्फा इंटू C2, ठीक। अब हमें सारी कंसंट्रेशंस पता चल गई। अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन लो लगाना है। डिस्ट्रीब्यूशन लो क्या कहता है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन फेज वन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन फेज टू। अब फेज टू में लेकिन हमें कौन सी कंसंट्रेशन लेनी है, जो एज ए नॉर्मल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लो तो उन्हीं पे लगता है। तो हमने कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन फेज वन कितनी थी, C1। नॉर्मल मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कितनी थी, 1 - अल्फा इंटू C2, किसके इक्वल आएगा, के पार्टीशन कोएफिशिएंट के। फिर हमने क्या किया, जो हमारा दूसरा इक्विलिब्रियम था जो फेज 2 में लग रहा था, NX चेंजेस इनटू NX, इस पर हमने क्या लगा दिया, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो लॉ ऑफ, अगर हम इस पे इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो देखो क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स इन फेज 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल इन फेज 2। अच्छा, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते थे कि पावर स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट n, ठीक। अब आपको ये वाली वैल्यू पता है, हमने निकाली थी 1/n C2 अल्फा। ये वाली वैल्यू पता है, हमने लिख दी 1 - अल्फा C2 की पावर कितनी चल जाएगी, n, किसके इक्वल आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम। अब n क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो हम इसे कहाँ ले आए, राइट हैंड साइड पे ले आए। अब के इक्विलिब्रियम भी एक कांस्टेंट है, n भी एक कांस्टेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट टर्म ही आएगी। हमने कांस्टेंट टर्म लिख दी। फिर हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन का nth रूट ले लिया। nth रूट तो अब आपको लेना आता है, जैसे x² होता है, और हम उसका स्क्वायर रूट ले, x² आपके पास होता है और मैं कहूँ इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो आप क्या करते हो, 1/2 पावर से मल्टीप्लाई कर देते हो। ऐसे ही मैं इस इक्वेशन का कह रही हूँ, nth रूट ले लो, ठीक है। nth रूट लोगे दोनों साइड, तो देखो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 1/C2 अल्फा इंटू nth रूट। यहाँ इनकी पावर थी 1/n, वो कैंसिल हो जाएगी। कांस्टेंट की पावर आप 1/n लोगे तो भी क्या आएगा, एक कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। ये आ गई आपके पास इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है। ये इक्वेशन 1 है और आपके पास जो अब आई है वो इक्वेशन 2 है। आपने उनको डिवाइड किया तो देखो दोनों इक्वेशंस को लिख लिया। कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट टर्म ही। देखो अब C2 से C2 कैंसिल, 1 - अल्फा से 1/n अल्फा कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, C1 डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ C2 इंटू अल्फा विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर हम ऐसा मान लें कि हमारा सारा का सारे मॉलिक्यूल्स जो फेज
टू में प्रेजेंट है वो कंप्लीटली एसोसिएटेड आता है, यानी वो सारा ही मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। दैट मीन्स अगर अल्फा की वैल्यू 1 है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ nth रूट ऑफ C2 विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। आया समझ में? Yes, ma'am. फर्स्ट केस आपको अच्छे से समझ में आया?